अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात और गपशप करने के लिए आया हूं उनके डेरे पे। वैसे जो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो मेंबर हैं। हमारे हल्का L5 से तकरीबन वो कमोबेश 7 बार वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिसमें से 4 बार यहाँ की आवाम ने उनको अपना MLA मुंतखब किया और असम्बली में भेजा, जिसके बाद वो कई आला तरीन वजारतों का कलमदान उनके पास रहा। इसके अलावा 2 बार वो आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम वज़ीर आज़म रहे। यकीनन आप जान चुके होंगे कि मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, बहुत से लोग उनको जान चुके होंगे। वो हैं चौधरी परवेज़ अशरफ साहब, और आइए अब उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं सर? ठीक है जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे आपसे हर तरह की फ्रैंकली सवाल पूछने की, गपशप करने की खुली आज़ादी है? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं पूछना और वो नहीं पूछना? मैंने जो मर्जी आप पूछो। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हमने अपने हल्के के बारे में बात करनी है, तो उसी से हम शुरू करते हैं कि बहुत से लोगों में, आवाम में ये चाह मगोइयाँ जा रही हैं कि आप आइंदा इलेक्शन में हल्का 5 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये लोग जो ये बात सोचते हैं ना कि मैं LA5 से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा ख्याल है कि वो अहमकों की जन्नत में बसते हैं। अच्छा। मैंने आज से 2 साल कबल इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, और मैं तवील तरीन चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे पर मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने नामजद किया था। ठीक। 92 में। अच्छा। और मैं 2017 तक मैं यानी कि उसका चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर मैं काम करता रहा, और फिर मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया बिलावल साहब ने। ठीक। और फिर जब दोबारा तंजीम साजी वगैरह हुई तो मुझे उन्होंने एग्जीक्यूटिव का मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद किया। मुझे अक्सर ये सवाल होता था कि आप मेंबर हल्के में आपके पास जी कोई उम्मीदवार नहीं है, तो मैंने मतअद्दद बार मेंबर के हल्के से उम्मीदवारों को नामजद करवाया, लेकिन कोई उम्मीदवार भी ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब ना हो सका। ठीक। तो इस दफ़ा भी इंतखाब के बाद ये इस पर बड़ा शोर हुआ पार्टी के अंदर के मेंबर हल्के में हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने बहुत थोड़े से वोट हासिल किए थे। ठीक है। तो फिर मैंने ये बात कही थी कि मैं दोस्तों से मशवरा मैंने किया, मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई मजबूत उम्मीदवार ना हुआ तो मैं खुद भी मेंबर हल्के से इलेक्शन लड़ सकता हूं। तो ये कोई अजब बात नहीं है, लोग 2-2 हल्कों से इंतखाब लड़ते हैं। सर एक तो और मैंने भी 2 हल्कों से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया हुआ है। ठीक। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं LA5 से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। LA5 से तो मेरी प्रायोरिटी है। यानी ये आपका मतलब ये सारी बातें ये प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया कि ये यहाँ से इलेक्शन। मेरे लिए मेंबर हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत चाम था। 2006 में जब राजा दुर्कनैन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे कारकुनों ने मुझे ये बात कही कि आप मेंबर हल्के से इलेक्शन लड़ें, लेकिन मेरे साथ उन्होंने एक शर्त आयद की थी कि आप आज़ाद हसीयत से मेंबर हल्के से इलेक्शन लड़ें। ठीक। जिस पर मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से दोनों हल्कों में इलेक्शन लड़ सकता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी से अलग रख के मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो वही एक तनाज़ुर था। बाकी हमारे अजीज जो इलेक्शन लड़ते रहे वो कभी पीपल्स पार्टी में, कभी पीपल्स पार्टी से बाहर, कभी अंदर। तो इस सूरत के तनाज़ुर में मैंने दोनों हल्कों से इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है। और अभी मुझे मेंबर हल्के से कुल मेंबर हल्के के 11 मुंतखब मेंबरान जिला कौंसल हैं, जिनमें से 4 मुंतखब मेंबरान जिला कौंसल की मुझे मुकम्मल हमायत हासिल है। सही। सर एक और भी बात है, बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि मलोट और उसके गिरदोनवा पे मुश्तमिल एक और नए हल्के की बाज़गश्त जो है वो गूंज रही है, और वहाँ पे आपका वोट बैंक सुनने में ये आ रहा है कि ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप उस हल्के से इलेक्शन लड़ें और शायद जीत भी जाएं।
पहले मैं आपको बताऊं कि ये सुनने वाली बात नहीं है। यूनियन काउंसिल मलोट में यकीनी तौर पर मेरा ही वोट बैंक है। सिर्फ पिछले 2 इलेक्शन में थोड़ी बहुत ही कमी हुई। तो ये लोग आज से नहीं सोच रहे कि यूनियन काउंसिल मलोट को अलग करके एक नया हल्का बनाया जाए। सही। ये 1985 में, 1990 में, फिर 1991 में, फिर 96 में हमेशा वो कुव्वतें जो मेरे खिलाफ हैं सही कि ये सियासत से हट जाए, तो वो ऐसी सोच, मनफी सोच सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से जिगरे अफयाई सूरत हालात ऐसी बन जाए कि ये इलेक्शन से। मेरे लिए देखें ना, ये हल्का इंतखाब जो है, यहाँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कोई बरादरी की बुनियाद पर यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ता। आपके सामने है कि मेरी इधर बरादरी कितनी है। मलोट भी अगर शामिल हो फिर भी दूसरे बरादरी कबीलों की तादाद यहाँ ज्यादा है, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मुझे सब बरादरियों के लोग वोट देते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना कि हल्का ये अलग हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं, ये बात मुमकिन भी नहीं। पिछली दफा इलेक्शन से बाद इन्होंने कोशिश की थी, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने एक पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसमें मैं भी जाके फरीक बना। अच्छा। कि उन्होंने ये बात कही कि मेंबर में एक नया हल्का दिया जाए। तो मैंने कहा कि कोई भी ऐसा हल्का जिसको हमने एतमाद में लिए बगैर अनाउंस किया जाएगा, हम उसको कबूल नहीं करते। हमने पिटीशन में फिर हम फरीक बने, सही। हमने केस लड़ा और फिर वो खारिज होगी। अच्छा सर, आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी जमात की लॉन्चिंग की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या वाकई कोई सियासी जमात लॉन्च की जा रही है? और अगर की जा रही है तो क्या आपको भी उसकी तरफ या उसमें शमूलियत का कोई पैगाम मिला है, या कुछ ऐसा कोई खबर आप कंफर्म कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपकी तरह फेसबुक पर ये एक दिन खबर पड़ी थी कि 31 अक्टूबर को कोई ऐलान हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तो जहाँ तक आप कहते हैं ना मेरे शामिल होने जी, मेरे साथ तो कोई बंदा जरूरत नहीं ये बात करता कि मुझे आकर ये बात कहे कि मैं पीपल्स पार्टी से अलग होकर जो है वो इंतखाब लड़ूं। मेरे पास हमेशा बहुत, मैंने आपको 2006 की बात सुनाई है। मुझे सब लोग कह रहे थे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, मैंने नहीं मानी। मैं दोनों हल्कों से उस वक्त जीत सकता था अगर मैं उनकी बात मान जाता 2006 में। तो पिछले इलेक्शन में भी लोग पीटीआई के लिए भी कहते रहे, और मैं अपनी जमात को, यानी आप अपनी जमात को कभी भी नहीं छोड़े? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। चलें अब सियासत से हट के एक बात, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, आगे सियासत से हट के एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आपने आखिरी दफा कोई फिल्म या ड्रामा कब और कौन सा देखा था? याद नहीं, बहुत ही कोई बचपन में कोई फिल्म ड्रामा देखा होगा, उसके बाद नहीं देखा। चलें ठीक है, अब फिर सियासत की तरफ आते हैं। जो बिजली बिलात का इशू पूरे आज़ाद कश्मीर में चल रहा है, ज़ाहिर है आप भी जानते होंगे, उसमें आप अवामी मौक़िफ़ की हमायत करते हैं? यकीनी तौर पर अवामी मौक़िफ़ की हमायत करता हूँ और करनी चाहिए भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ज़िम्न में मैंने उस वक्त भी कहा था कि हुकूमतें, हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का तो ये दायरा इख्तियार ही नहीं बिजली के बिलात का। अच्छा। क्योंकि ये सारा निज़ाम ही वापडा के पास है, वफाक के पास है। तो अगर उनसे बातचीत करके कोई हुकूमतें हल निकाल लें तो अच्छी बात है। महंगाई इस कदर है, गरीब आदमी छोड़ के सफ़ेद पोश आदमी का गुज़र औक़ात मुमकिन नहीं रही, तो गरीब आदमी किस तरह बिल दे सकता है बिजली का? और जिस मेरे मुलाजिम है वो कोई भी 20,000 से ज़्यादा मुझसे तनख्वाह नहीं लेता, तो उनके महीने का बिल ही अगर 20,000 आ जाए तो बाकी वो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, एक और बात है, अक्सर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या लोगों के पास बैठते हुए ये बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके बहुत से जो पुराने देरीना साथी हैं, वोटर सपोर्टर्स हैं, उनमें से कई लोग नाराज़ हैं आपसे। उनका ये कहना है कि चोई साहब ने हमें छोड़ा है, हमने उनको नहीं छोड़ा। ये इस बारे में आप कुछ वजाहत कर दें। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हमारा कोई कारकुन हो जिसको मैंने छोड़ा हो। सर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जी। मेरा क्लास फेलो है शफाकत हुसैन फ्रॉम बाड़ा। वो जब मैं स्कूल दौर में भी उसके साथ पढ़ता था तो तब भी वो आपके नारे लगाता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो अक्सर आपके मुखालफत में बात करता है। कई दफ़ा उसने फेसबुक पे भी लिखा है, कल मेरी उससे मुलाकात भी हुई, तब भी उसने यही कहा।
लेकिन उसका भी यही कहना है कि हमें चोई साहब ने छोड़ा है, हमने चोई साहब को नहीं छोड़ा। ये समझ नहीं आ रही मुझे। चलो, ये एक आपने जो मिसाल दी है, वो फैमिली सारी मेरे अजीज हैं, उन्होंने ना पहले छोड़ा, ना अब छोड़ेंगे, ना आइंदा वो छोड़ेंगे। उनको पता नहीं क्यों मेरा बेटा हसन अशरफ, उसका वोट यूनियन काउंसिल अमरियाला में दर्ज है। अच्छा। तो वो खुद भी जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा था, तो जब सुबह हम बिम्बर से निकलने लगे तो मुझे उसने कहा कि मेरा भी वोट दर्ज है, तो मैं क्यों ना अपना वोट डालूं। ठीक। मैंने कहा आप जाएं, अपना वोट डालें, और हमारे उम्मीदवार हैं राजा शफीक साहब जिला कौंसिल के, तो आप उनको वोट डालें। उसको खैर नहीं था इतना पता, लेकिन मैंने उसको बताया कि हमारे वहाँ 2 उम्मीदवार हैं लोकल कौंसिल के, वो भी अपनी पार्टी के हैं, तो बेहतर है कि आप किसी को वोट ना डालना। अगर वोट डालने जा रहे हैं आप किसी एक को डालेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल, फिर उसने जिला कौंसिल का तो राजेश शफीक को डाला, लेकिन लोकल कौंसिल का वोट उसने बगैर निशान के, कास्ट ही नहीं किया, नहीं बगैर निशान के, अच्छा, बगैर निशान के डाला। ठीक, यानी जाया कर दिए। तो शायद उनको ये है कि इसके बेटे ने वोट रिजवान को डाल दिया, तो मेरा नहीं ख्याल। यानी आप उनके तहफुजात दूर कर देंगे जो आपके कारकुनान है। तहफुजात मैंने ओपनली आपको बता दिया कि यही है, उसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, कुछ दिन पहले वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बयान एक आया था, अखबारात में भी, सोशल मीडिया की जीनत भी बना, कि अवाम अगर बिजली के बिल जमा करवा दें तो हम हर बंदे को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी जैसा आपने कहा कि ये तो इनके दायरा इख्तियार में नहीं आता, ये तो वापडा का इख्तियार है, यानी वफाक के पास है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये एक लॉलीपॉप है, सियासी बयान है, या वाकई रियासत इस चीज़ का बोझ उठाने के काबिल है? देखिए जी, जहाँ तक वज़ीर आज़म का मामला है ना, तो या उसकी किसी बयान का मामला या हुकूमत का मामला, आपने देखा होगा, आप प्रेस के साथ वाबस्ता हैं, कि पिछले 7 महीने से ये हुकूमत कायम है। तो मैंने बावजूद इसके कि मेरे इस हल्का इंतखाब में बहुत इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो होती हैं, और ये जो बाजार वाला इंसिडेंट है आप लोगों ने देखा, मशहूर ज़माना लैंटर केस, या उसमें आपने देखा कि तमाम साथ, इस तरफ मैंने देखा एक बिल्डिंग बनी, अभी मेरे सामने कुछ 10 दिन भी नहीं हुए, 15 दिन कंप्लीट हुई। इधर एक डोबे रोड पर, थुब रोड पर एक बन रही थी, और इस तरह बेशुमार। तो इस तरह के ग्रीवेंसेस के जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, उनको विक्टिमाइज किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे 8 वज़रा इस हुकूमत में शामिल हैं, और फिर हमारी फैमिली का आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो इसलिए मैंने कभी भी उनके किसी बयान पर या उनकी पॉलिसी पर या हुकूमत पर या बिलखुसूस हमारे हल्के में इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद भी मैंने बासियत मजमूई हुकूमत पर कभी कोई तबसरा नहीं किया। ये सवाल आपसे पूछने का मकसद ये था कि आप ज़ाहिर है खुद हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, कई वजारतें आपके पास रही हैं, कायम मकाम वज़ीर आज़म रहे हैं, तो आप इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। लेकिन खैर, हम आगे चलते हैं। एक सियासत से ये भी हट के बात है, अगर अगर वो प्राइम मिनिस्टर कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, उनमें इतनी काबिलियत और इतने बासलाहियत आदमी, वो करा सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कहा तो जरूर कोशिश करेंगे। सही। अच्छा, अगर आप सियासतदान ना होते, चलें आप वकील भी हैं, वकील भी ना होते तो क्या होते? मैं फौजी होता। ठीक है, भी मैं हुकूमत में होता। अच्छा, तब ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, इस पर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि अब तो खैर मैं एक पुख्ता सियासी वर्कर बन गया हूँ। सारी उम्र मैंने सियासत के अंदर गुजारी, फिर फैमिली में चौधरी सोबत अली साहब और वालिद साहब के साथ, क्योंकि घर में बड़ा मैं ही था, तो जनरल इकराम तो नौकरी पर चले गए, लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए, तो फिर बाद में घर में मैं ही था, तो मैं ही इनके साथ चलता फिरता था। तो
मैं तबातन कोई पॉलिटिकल जहन का बंदा नहीं था, लेकिन चलते चलते फिर मैं एक पुख्ता सीखते सीखते सीख गए आप। या मैंने एक दफ़ा फौज में कमीशन के लिए अप्लाई किया, वो मुझे वालो साहब मरहूम ने मना कर दिया। फिर मैंने आज़ाद कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए फार्म शार्म लाए, जिसमें ये मलिक शौकत वगैरह, मजीद साहब, मीरपुर वाले, ये सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। वो भी वाले साहब ने कहा कि नहीं, आपने मेरे साथ ही चलना है। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, तो वहाँ दोस्तों ने CSS का इम्तहान दिया। वहाँ भी मेरी जो है वो कस्टम में मेरी तकर्री का इम्कान बन गया था, लेकिन वाले साहब ने कहा कि नहीं, आपने LLB करनी है, सियासत करनी है, और मेरी लेगेसी को और मेरे नज़रियात को और गरीब लोगों की मदद जो है या उनकी दाद रसी करने के लिए, तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे फिर पॉलिटिक्स में ही आना है। सही। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत उनकी लेगेसी को, उनके नज़रिए को, उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए, और उनकी भी एक ये बात थी कि आपने इलेक्शन बरनाला में लड़ना है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने बेम्बर हल्के से शुरू से मैं अवॉइड किया, हालांकि मेरी मकबूलियत बदस्तूर उधर भी मौजूद है। सही। अच्छा सर, आपके मुखालफिन की तरफ से एक बात अक्सर सुनने में आती है, वो ये दावा करते नज़र आते हैं कि आपको कडाला पुल पार नहीं करने देंगे। ये तो ज़ुबान ज़द आम है, ये बात अक्सर ही लोग ये करते बात नज़र आते हैं जो आपके मुखालफिन हैं। ऐसे बयानात को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इतने गैर संजीदा बयान पर मैंने कभी भी तबसरा नहीं किया। ये आज की बात नहीं है। ये मैं वालिद साहब मरहूम के दौर में, फिर मैंने जब 90 वाला इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी बहुत से ये कडाले से रार, कडाले से पार, देखना ना मुझे कोई रोक सकता है रार आने में, ना मैं किसी को पार जाने से रोक सकता। बिल्कुल ऐसे ही, हर तो किसी को हक हासिल है। फजूल बात और फजूल बातें करते हैं, और अगर कोई रार पार करना चाहता तो कर ले, किस बात का इंतजार करता है। मैं बरनाला हल्का में, मेरे वालिद साहब पहले MLA थे 1975 में। अच्छा। ठीक है, जब ये हल्का अलग हुआ, ठीक। और जब ये हल्का अलग नहीं था तो 1970 में कानून साज असेंबली का जो इंतखाब हुआ, समानी और बरनाला एक हल्का था, तो चौसब तलीताया मेरे जो थे वो यहाँ से कानून साज असेंबली के मेंबर मुंतसिब हुए। ये वाहिद हल्का बरनाला है कि जहाँ से तसलसल के साथ हमारी फैमिली के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं किसी ने रोका? सही। तो रोक लें। मैं तो अकेला होता हूँ, मेरा एक ड्राइवर होता है, जिसका दिल करता है रोक लें। सही, चले। अच्छा, आपने कहा कि फिल्म ड्रामा तो आपने बड़े अरसे से नहीं देखा, कभी बचपन में देखा होगा। शेर व शायरी से कोई है शुगफ? या मैं बुनियादी तौर पे अदब के साथ मेरा बड़ा लगाव है, और मैं वैसे भी मौका तो कम ही मिलता है, क्योंकि हमारे लोगों के मसाइल इतने होते हैं, और मेरे कारकुन जो हैं वो इतने लाडले हैं कि एक फ़ोन कॉल अटेंड ना हो उनको, या वापस 2-4-5 मिनट में जवाब ना दे तो वो नाराज हो जाते हैं। अच्छा। तो इसके बरखिलाफ जो हमारे मुस्लिम लीग नून के वर्कर दोस्त हैं, वो माशाल्लाह बड़े पुख्ता कार हैं, और मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उनको मुंह पर फाइलें भी मारी जाएं या जो भी किया जाए, या फ़ोन ना भी कई दिन अटेंड किया जाए, फिर वो उनकी तारीफ दिल बर्दाश्ता नहीं होते। अच्छा। ये इसलिए जब भी मुझे मौका मिले तो मैं अदब, और आज आपके पास फिर मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। एक शेर सुनाए बेहतरीन। नहीं, शेर बेहतरीन नहीं, आप कहें कि आपका सबसे जो पसंदीदा शेर है वो हाँ, वो सुनाए, आपका जो सबसे पसंदीदा शेर है। मेरा सबसे, वैसे तो मैंने बहुत मीर तकी मीर, मीर गालिब, मोहसिन नकवी, सागर साहब से तो मैं लाहौर जब गवर्नमेंट कॉलेज में था 1974-75 में मैं उनको मिलता भी रहा। सागर सिद्दीकी साहब को, फिर मोहसिन नकवी, फिर सब फैज़ अहमद फैज़ के, हर के बड़े अच्छे भी इशार हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो शेर पसंद है, मैंने FA के उर्दू के निसाब में मीर तकी मीर का शेर एक पढ़ा था, जो आज तक मुझे याद है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत अच्छे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी रियासत माँ जैसी होती है वगैरह वगैरह। मौजूदा हुकूमत है जो एडहाक मुलाजमीन को फारिग कर रही, अवाम में ये तासर पाया जाता है
कि हुकूमत पेंशन का पैसा बचाने के लिए ऐसे काम करती है। अमूमन के एडहाक पे मुलाजमीन को भर्ती किया, 10-12 साल उनको रगड़ा लगाया, उसमें फिर उनको फारिग किया और फिर सियासी पसंद नापसंद की बेस पे दोबारा नए बंदे एडहाक पे भर्ती कर लिए और लोगों को ये कह दिया कि तुहाडा पुत्र असां भर्ती कर सके। ये वाकई ऐसा होता है? आज़ाद कश्मीर के जी, आज़ाद कश्मीर की बात करें। आज़ाद कश्मीर में असल जो मसला है ना कि जो फाइनेंशियल पॉलिसी है ना वो भी वफाक की होती है। अच्छा। क्योंकि वफाक के जो है ये सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो भी वफाक की तरफ से होते हैं। तो 1911-12 का बजट जो है वो मुझे पेश करने का है, 2011-12 का बजट मुझे पेश करने का मौका मिला था। वो हमारे उस वक़्त के फाइनेंस मिनिस्टर बीमार हो गए, तो उस वक़्त हमारी जो बजट का डेफिसिट था ना जी, वो 3 अरब रुपया था। ठीक। मुझे जब डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी तो मैंने सोचा कि 3 अरब रुपया तो इतनी बड़ी रकम नहीं जिसका डेफिसिट दूर ना किया जा सकता हो। मैंने उस पर वर्किंग की, कोई फॉरेस्ट की ढलाई के लिए कुछ और कुछ छोटे मोटे कुछ टैक्सेस का भी इंतज़ाम किया ताकि इसी साल हम खुद कफील हो जाएं और हम यानी कि ये डेफिसिट का बजट ना पेश करें। और मैंने वो बड़ी उस पर मेहनत की थी। 3 महीने बाद हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ गए जो असल थे, उन्होंने फिर चार्ज ले लिया। ज़ाहिर है फिर मेरी उस तरह का फिर वो निज़ाम ना रहा। जिस दिन दोबारा बजट अगला 2012-13 का पेश हुआ ना, तो फिर उसमें उन्होंने डेफिसिट का जिक्र किया तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो हमारे एक मुमताज़ मीर साहब थे एडिशनल सेक्रेटरी, मैंने उनसे पूछा कि यार हमने तो डेफिसिट ख़त्म कर दिया। उसने कहा जी नहीं, बाद में फिर वो नहीं, उस पर इस तरह हो गया, फलान हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरह कोई रिलैक्स कर दिया, कोई नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस तरह पॉलिसी दे दी, अल मुख्तसर के वो इम्प्लीमेंट ना हो सका। तो इसलिए कुछ बातें तो बज़ाहिर हुकूमतें अडाक इज़्म के ख़ात्मे के लिए करती हैं, ठीक, और डेफिनेटली उनके पीछे पस मंज़र तो यही होता है कि अडाक इज़्म को ख़त्म किया जाए। सही। तो उसके पीछे ये भी हो सकता है कि पैसे की बचत का, के पेंशन का। मैं इस मामले में कोई वाज़िया नहीं उनकी टेंशन बयान कर सकता, सही, क्योंकि ये मुख्तलिफ अदवार में अडाकिज़म के ख़िलाफ़ हुकूमतें काम करती रही हैं और करना चाहिए भी। बिल्कुल। देखना जी, एक बच्चे को हम अडाक भर्ती करते हैं, पोलिटिकली कर लेते हैं, जिस तरह भी कर लेते हैं, कल 10 साल बाद वो नौकरी से निकले तो फिर उसका क्या पुरसान हाल होगा। इसलिए बेहतर है कि परमानेंट हुकूमतों को सोचना चाहिए, और अगर ये भी हुकूमत ऐसा सोचती है तो ये अच्छी बात। अच्छा सर, मैंने सुना है आपको खाने में सुरख लोबिया और चावल और करेले गोश्त बहुत पसंद है, ऐसा ही है या किसी ने गलत बताया? देसी मुर्ग भी बहुत पसंद है। ऐसा ही है, तीनों अच्छा। चीजें मैं बड़ी शौक से खाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने नाजरीन को भी बता दूं कि ये जस्ट फॉर फन एक मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, ये संजीदा ना कोई भी इसको ले। हम फर्ज कर लेते हैं कि आप एक डूबती कश्ती में सवार हैं, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आप ज़ाहिर खुद यूज़ करेंगे, दूसरी आप किसी और को देंगे। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, कर्नल वकार अहमद नूर साहब, मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, आप किसको देंगे? मैं अपनी भी मिर्जा शफीक साहब और कर्नल वकार दोनों को। आप खुद डूबेंगे? अब मैं खुद डूब जाऊंगा लेकिन इनको डूबते हुए नहीं देख सकता। चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। अच्छा सर, आइंदा इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए कोई इंतखाबी इत्तेहाद कोई हो सकता है किसी दूसरी पार्टी से, फॉर एग्जांपल मिर्जा साहब से या किसी? देखिए, सियासत जो होती है ना उसमें कोई बात अरफ़े आखिर नहीं होती। बिल्कुल। किसी वक्त चलते चलते 96 में मुझे पता ही नहीं था, मैं कोट जामल खड़ा था तो मुझे हमारे उस वक्त जो जमात के सदर थे सुल्तान महमूद, उनका पैगाम आया कि मेरे साथ उनको कहें बात करें। मैं उधर खड़ा था, हमारे फौत हो गए हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे थे मेंबर मुनीर साहब, तो उनकी दुकान पर खड़ा था। तो मैंने कहा जी, उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन या डायरेक्ट कॉल शाल नहीं होती थी,
तो उसने कहा कि ऊपर बाबू हमीद साहब का पीस हुआ तो उधर जाए उनसे बात कर ले। मैं ऊपर जाकर उनसे बात की तो मुझे उन्होंने कहा कि कल सुबह कर्नल इनाम उल हक साहब आएंगे बरनाले, तो अच्छा। आपने 10 बजे उनके पास चले जाना। मैंने कहा क्यों ना, क्या हमारा अताद हो गया तो वो आपके हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक अजीब बात थी। पर मैंने कहा जी ठीक है। मैं सुबह 10 बजे उनके पास चला गया तो कर्नल साहब ने कहा कि चौधरी साहब हम आपकी हमायत करें। तो सियासत में कोई भी बात हो बिल्कुल। सकती है, इसलिए ये कहना कबल वक्त है, बाद औक़ात इलेक्शन के दौरान हो जाता है, बाद औक़ात इलेक्शन के बाद हो जाते हैं समझौते, बाद औक़ात इसमें सही। अभी कबल वक्त है, क्योंकि इलेक्शन का भी कोई समझ नहीं कि कब होंगे। सही। तो बज़ाहिर तो यही है कि मुकर्रर मुद्दत 2 साल बाद ही होंगे। ठीक है। या तो सर एक आखिरी सवाल है, ये वैसे अभी अभी मेरे जहन में आया है, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। तो मैंने जैसे आपका वो देखा कि आपने कहा कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, तो बस मैं उसी से हिम्मत पकड़ के आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो सवाल वो ये है कि अमूमन अवाम में ये भी तासर पाया जाता है कि आप इलेक्शन की आखिरी रात ब्रीफकेस लेके घूमते हैं और इलेक्शन वाले दिन आपके भाई चौधरी वलीद अशरफ साहब जो हैं वो डंडा लेके घूमते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है या इसमें कोई है हकीकत? देखें जी कि कहाँ डंडा लेकर घूमते हैं। मैंने बताया कि एक तासर पाया जाता है, लोग ये बातें करते हैं, अक्सर नहीं, सुनने में आती हैं। नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। मेरे साथ लोग बड़े अरसे से ख़ानदानी तौर पर, जब यूसुफ अली साहब इलेक्शन लड़ते थे उस वक़्त वाले साहब मेरे साथ, वही तबका वही लोग मेरे साथ आज तक वो बसता है। और कर्नल फैमिली जो है उनके साथ भी आलमोस्ट वही लोग हैं जो अरसे से चल रहे हैं। इलेक्शन में थोड़ी बहुत कमी बेशी आती रहती है। मिर्ज़ा शफीक साहब के साथ भी वही लोग हैं। तो इसलिए सारे लोग अपने लिए जदोजहद कोशिश करते रहते हैं कि इंतखाब में कामयाबी हो, लेकिन अनफेयर मीन जो है ना, मैं आपको ये बात थोड़ी सी वजाहत के साथ प्यार कर। सही। यूनियन काउंसिल मलोट है ना जी। वहाँ अगर मैं कोशिश करूँ ना तो कोई बंदा मेरे खिलाफ वोट नहीं डालता। अच्छा। ठीक है। मेरा बेटा वहाँ से इलेक्शन लड़ा था जो 600-650 वोट से इलेक्शन जीता, और मुस्लिम लीग नून का भी उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। सही। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता मैं तमाम पोलिंग स्टेशन डिस्टर्ब कर सकता था। मेरा एक मेंबर 2 वोटों से हार गया तो लोकल काउंसिल का, मैं उस पोलिंग स्टेशन पर 7 दफ़ा गया। अच्छा। कोई बंदा इस तरह जो है ना वो, लेकिन क्योंकि मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे इनकलाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने काम किया, वालिद साहब मेरे भुट्टो साहब के साथ काम करते रहे, और हमारी पार्टी का ये मंशूर और दस्तूर है कि ताकत का सर चश्मा हुआ। आज आप मजबूत हैं, कल कमज़ोर भी वैसे हो सकते वाकई हैं। अवाम है। आवाम। अच्छा। मैं तो हमेशा अवामी कुव्वत पर यकीन रखता हूँ, ठीक। इसलिए ये तासर गलत है और बेबुनियाद है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। अमूमन ये कहा जाता है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर है, अब ये पता नहीं पूरा आज़ाद है या नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। क्या हम वाकई उस बेस कैंप का किरदार अदा कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर? देखिए जी, ये हमने वो बात भुला ठीक दिया है अपना मकसद? कि जब अगस्त 47 में और फिर अक्टूबर 47 में रियासत की हुकूमत कायम हुई सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में, तो बेसिक तसव्वुर तो यही था कि हम इसको बेस कैंप बनाएंगे और यहाँ बैठ के आज़ादी के जदोजहद जारी रखेंगे, और जो हमारा बुनियादी हक़ है, हक़ खुदरादियत, उसके लिए जदोजहद करेंगे। और जो रेड कलफ अवार्ड ने उस वक़्त तकसीम हिंद का मंसूबा जो प्लान बनाया था, उसके मुताबिक ये था कि वो दोगला सा था कि महाराजा एक्सेशन करे फिर भी ठीक है, अवाम जिसकी अक्सरियत हो। तो जूनागढ़ में मुस्लिम था महाराजा, उसने पाकिस्तान के साथ कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने फ़ौजें उतार दी। यहाँ महाराजा से एक जाली सा एक्सेशन बना लिया और यहाँ मुस्लिम अक्सरियत थी।
तो ये एक बड़ी गहरी चाल के साथ ऐसा किया गया था जिसका खमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, रियासत के इस हिस्से में बसने वाले भी जितने पॉलिटिशियन थे सारे अपने तौर पर इसको उजागर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता बैन अवी हालात सारे इस तरह कोई तब्दीली की वजह से फिर मसला कश्मीर सर्द खाने में चला गया। तो फिर हमारा एक मुआहिदा भी था हुकूमत पाकिस्तान से खारजा, दाखिला और करेंसी और दीगर अमूर पर। तो फिर ये सारी चीज़ें देख कर फिर हालात जो हैं वो ऐसी बात नहीं है, सारे लोग नेकती सा कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बैरून अवी हालात इस तरह के हो गए कि हमारी ये रफ्तार जो है बहुत सुस्त हो गई। सही। अब आपके बहुत से जाले आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, अब मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर नहीं टिकूंगा, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल रह गया? थैंक यू। नहीं, कोई सवाल नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।